नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। काफी समय से पूरे देश में जैसा विषाक्त वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वह कई देशों को अस्थिर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विमर्श चलाया जा रहा था, उससे पूरी तरह से मेल खाता है। और ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यह उसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है जिसने हाल ही में बांग्लादेश को ज्वालामुखी बना दिया और कुछ समय पहले श्रीलंका दहन कर चुका है। हमेशा से अस्थिरता की कगार पर मर मिटने को तैयार बैठे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश इसका शिकार हो चुके हैं और ये अब इतिहास का हिस्सा है। नेपाल और मालदीव जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत छोटी है, वो भी इससे झुलसने से बच नहीं सके। भारत में लोकसभा चुनाव हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुए, फ्रांस में हुए। इन सभी में कम से कम एक चीज कॉमन थी कि जो सरकारें थीं, उनके विरुद्ध जिस तरह से झूठे विमर्श चलाए गए और उनको जन जन तक पहुंचाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये जो विमर्श बनाने वाले षड्यंत्रकारी हैं अंतर्राष्ट्रीय, इनको बहुत सफलता मिली। और इस षड्यंत्र में जो फ्रांस, ब्रिटेन और भारत में चला, इसमें एमेनुअल मैक्रो और ऋषि सुनक निपट गए। ऋषि सुनक की कुर्सी चली गई, एमेनुअल मैक्रो की पार्टी ध्वस्त हो गई और मोदी बिल्कुल बाल बाल बच गए। और बच क्या गए, वो इससे समझते हैं कि अछूते रह गए। ऐसा नहीं है। उनकी सीटों की संख्या घटकर 240 पर रह गई, यानी उनका जो शक्ति सामर्थ्य है बहुत कम हो गया। उनके साथ में सिर्फ इतनी बात रही कि वो अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में जरूर कामयाब हो गए, लेकिन उनकी सामर्थ्य इतनी कम हो गई है कि वो अपने योजनाओं के लिए, अपनी परियोजनाओं के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है। और उनकी यही निर्भरता सहयोगियों पर शायद षड्यंत्रकारों की सफलता का सूचक है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के माध्यम से और सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लोकसभा में संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसका जो मुद्दा है वो जन जन तक पहुंचा दिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा मतदाता वर्ग मोदी से छिटक गया। भाजपा सांसदों की संख्या 240 पर सिमट गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जनता में झूठ को सच बताकर भ्रम की स्थिति पैदा करना बहुत आसान है और वामपंथी लोग इसे बहुत दिनों से करते रहे हैं। लेकिन एक गोपनीय, मीन्स जो जनता की नॉलेज में नहीं आया, और एक उल्टा विमर्श चला दिया गया। अभी तक विमर्श क्या होता है, जनता को फैलाया जाता है। एक ऐसा विमर्श क्रिएट किया गया जिसमें सरकार को लगा कि जनता की तरफ से फीडबैक आ रहा है और उनकी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने भी शायद ऐसा फीडबैक दे दिया कि जिससे मोदी और भाजपा बहुत प्रभावित हो गए। क्या था ये मामला? कई माध्यमों से भाजपा और मोदी को ये विश्वास दिला दिया गया कि मुस्लिम महिलाएं मोदी भाईजान को बहुत चाहती हैं और सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी मुस्लिम हैं, वो भी भाजपा से बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और उसके पक्ष में मतदान करेंगे। और इससे बेहद आनंदित होकर भाजपा द्वारा मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी नई चीजें चलाई गई। पसमानदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन, वहाबी सम्मेलन आयोजित किए गए। लेकिन आप समझ सकते हैं और कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला व्यक्ति भारत में समझ सकता है कि मुस्लिम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। उसके कारण भी स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए इन सम्मेलनों से इन मुसलमानों को तो प्रभावित नहीं होना था, नहीं हुए। लेकिन उल्टे हुआ क्या कि जो इनके समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बुरी तरह से निराश हो गए। मुस्लिम पक्ष का लेने से उनको लगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं रह गया है। और जो चुनाव शुरू हुए, उसमें जो वोट प्रतिशत था, लोगों का रुझान था, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई। मोदी को ये बात पता चल गई चुनाव के बीच में ही, और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, अपनी गलती भी सुधारी और तमाम ऐसे बयान देने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो नुकसान होना था वो होकर ही रहा। ये भी जो ये अंतर्राष्ट्रीय विमर्शकारी हैं कि बहुत बड़ी सफलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना घटी, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। आपको याद दिला दूं कि जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने सुनियोजित रूप से यूक्रेन को युद्ध में झोंक कर स्वार्थ सिद्ध करने की अपार सफलता प्राप्त की। आप समझ सकते हैं कि युद्ध में क्या होता है।
कि राहुल के रूप में एक जेलेंस्की भारत को भी देने की या भारत में स्थापित करने की परियोजना पर बहुत दिनों से काम किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में ही जेलेंस्की आधे अधूरे शक्ति के साथ मैदान में आ जाएंगे और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। और जितने भी ऐसे देश हैं जिनके स्वार्थ हैं, जितने भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके स्वार्थ हैं, वो भारत से बहुत फायदा कमाएंगे और भारत को निस्ताबूद भी कर देंगे और फायदा भी कमाएंगे। अब राहुल गांधी के बारे में करें तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी यात्राएं की और आपने देखा वहां पे जिहादी तत्वों से मिले, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या बातें हुई। एक बात बहुत कॉमन हुई, वो यूरोपीय देशों में, अमेरिका में भी। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मोदी ने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है, संविधान ताक पर रख दिया है और भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए पश्चिमी देशों को और अमेरिका को राहुल की मदद करनी चाहिए, उनका आह्वान किया राहुल ने। एक अंतर्राष्ट्रीय धन कुबेर है, शॉर्ट सेलिंग के एजेंट हैं। उन्होंने ब्रिटेन सहित जाने कितने देशों को तबाह किया है और उस धन कुबेर ने बड़ी मात्रा में पैसा भारत में खर्च किया, लोकसभा के चुनाव में खर्च किया। और अब ये छिपी हुई बात नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सारे लोग जानते हैं। दूसरा दौर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आ चुका है। इन दोनों दौर में एक खास कंपनी के यानी अदानी के शेयर प्रभावित हुए, शेयर मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी उनको बहुत फायदा हुआ। आप समझते होंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि बिना कोई शेयर रखे हुए अगर हम पहले से शेयर बेच दें, जिसकी कीमत मार्केट में अच्छी चल रही है, अगर हम उसको आज बेच दें और इसके बाद कोई ऐसी र्यूमर प्लांट कर दें देश में कि शेयर मार्केट धराशायी हो जाए, इसके बाद में हम वो शेयर खरीद लेंगे, तो जो इसका डिफरेंस है, पहले ही बेच चुके हैं अच्छे दामों में और खरीदा बहुत सस्ते दामों में, तो इसका जो अंतर है वही फायदा होता है। ये शॉर्ट सेलिंग एजेंट करते हैं और ये हर तरह से करते हैं। शेयर मार्केट में करते हैं, करेंसी का करते हैं, बहुत सारी चीजों का करते हैं, देश में जिन्स का करते हैं और इसमें उनको बहुत सारी सफलता मिली। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट आपने देखा। ये आश्चर्यजनक नहीं है, बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था और इस पर बहुत दिनों से काम हो रहा था। हम सबको भले ही मालूम ना हो, लेकिन सरकारों को, खासतौर से भारतीय सरकार को संभवतः इसकी जानकारी थी और इसीलिए समय रहते शेख हसीना को बचा लिया गया। अन्यथा उनका सुरक्षित बच निकलना देश से बहुत मुश्किल था। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन बांग्लादेश का जो उदाहरण है वो भारत के लिए एक सबक है। और सबक क्या है, मैं अक्सर अपने लेखों में ये लिखता रहा हूं। केवल अर्थव्यवस्था के विकास, विस्तार और बहुत सारी लोकप्रिय योजनाओं से, जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। केवल अर्थव्यवस्था ही लोगों के दिल और दिमाग नहीं बदल सकती है और इससे ही कोई देश अगर मजबूत होता तो भारत से मजबूत आज कोई भी देश नहीं होता। हम सबको मालूम है कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिसर्च की अर्थव्यवस्थाओं पर, उसमें भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और उसका जो हिस्सेदारी थी विश्व अर्थव्यवस्था में 1/3 थी। 17वीं शताब्दी तक 24% शेयर था, 11वीं शताब्दी तक 35% शेयर था। जब आक्रांता आए तो शेयर घटता रहा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उसके बाद अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ होगा, इसकी कल्पना इससे की जा सकती है कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा उस समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था का शेयर 3% से भी कम था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। विश्व व्यापार एक ऐसी चीज है जो इसमें नेट एक्सपोर्टर होता है वही गेनर होता है, जो नेट इंपोर्टर है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती है। और भारत हमेशा से स्वतंत्रता के बाद से नेट इंपोर्टर ही रहा है, इसलिए उसकी हालत बहुत खस्ता रही है। पहली बार ऐसा है जब भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर अगर अच्छी अर्थव्यवस्थाएं अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से, तो फिर ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था था जो पहले आक्रांताओं का शिकार हुआ और फिर अंग्रेजों का शिकार हो गया। तो इसलिए कम से कम इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अच्छी व्यवस्था ही किसी देश को मजबूत करने का आधार नहीं हो सकती है। देश को मजबूत करने के लिए, उसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। और जो उसमें मेन काम होता है कि जो विघटनकारी तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, देश में अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, इनके साथ बहुत ही सख्ती से निपटना होता है, जो न तो बांग्लादेश में हसीना सरकार ने किया और न ही भारत में मोदी सरकार कर सकी।
और जो कुछ भी किया वो बहुत आधे अधूरे मन से किया। या हो सकता है, उनको हम संदेह का लाभ ये दे सकते हैं कि शायद वो इतना सिस्टम स्ट्रांग था विरोधियों का कि शायद उसमें कर नहीं सके। लेकिन जितना बहुमत मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल बाद, 2014 में, 2019 में, 10 साल बहुत होते हैं किसी भी देश को बदलने के लिए। और इसमें अगर कुछ नहीं कर सके तो अब क्या संभावना की जाए। तो 240 सीटें रह गई हैं। बात बात पर वो सहयोगियों का मुंह ताकेंगे, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेंगे इसकी संभावना नहीं लगती है। अब बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है, और ऐसे लोग जो कभी अपनी सीट नहीं जीत सके, जिसमें मोहम्मद यूनुस हैं जो चीफ एडवाइजर या प्रधानमंत्री हैं वहां के, वो प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका ने लाके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। और आप देखें कितने ढंग से उनको स्थापित किया गया कि वहां मांग की गई कि उनको चीफ एडवाइजर बना दिया जाए, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसके बाद चुनाव कराए जाए। लेकिन अब चुनाव तो कहीं चर्चा में ही नहीं है, चुनाव की बात ही नहीं होती है। तो बांग्लादेश की बरसों से बड़ी मेहनत से बनाई गई अर्थव्यवस्था एक झटके से रसातल में पहुंच गई। भारत के साथ भी हो सकता है। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गिर गई, इसका फायदा कुछ देश उठाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो और ज्यादा देश उठाएंगे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश के मुकाबले में कई गुना बड़ी है। और भारत की सिर्फ अर्थव्यवस्था ही बड़ी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे मिडिल क्लास लोगों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, और ये सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारे देश इस पर निगाहें गड़ाए हैं। और जो मोदी के शासनकाल में जिनकी बहुत ज्यादा नहीं चल पा रही है, जो बहुत अच्छा काम नहीं कर सके, उनके हौसले बुलंद हैं कि अगर भारत में कुछ हो जाता है तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आप देखें, लोकसभा चुनावों के बीच में ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि अगर मोदी दोबारा जीत जाते हैं तो भारत में आग लग जाएगी। उनको कैसे मालूम कौन आग लगाएगा, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया। लेकिन ये बिल्कुल समझना मुश्किल नहीं था कि आग लगाने वाले वो स्वयं होंगे। चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग आए। मोदी न जीते और न हारे। उनकी शक्ति सामर्थ्य कम हो गया। सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी सरकार बन गई, इसलिए कह सकते हैं वो हारे नहीं। और जीते इसलिए नहीं क्योंकि अपने बहुमत पर जो सरकार बनाते थे वो शक्ति सामर्थ्य उनका नहीं रहा। इसके विपरीत कांग्रेस की संख्या जो 50 के आसपास होती थी सांसदों की, वो 99 पर पहुंच गई, लगभग दोगुनी हो गई। तो जब दोगुनी हो गई तो ये विमर्श फैल गया कि कांग्रेस तो जीत गई, कांग्रेस तो जीत गई। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि शायद जो एनडीए के सहयोगी हैं उनको समर्थन करेंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जैसी 2004 और 2009 में बनाई थी। क्योंकि उस समय भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनकी सीटों की संख्या 150 से कम ही थी, उसके आसपास ही थी। तो सरकार तो नहीं बन सकी कांग्रेस की, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। और पहली कोशिश ये है कि मोदी की सरकार गिरे। तो मोदी की सरकार आंतरिक कारणों से गिरे, अपने कारणों से गिरे, या कोई देश गिरा दे, जैसे बांग्लादेश की सरकार गिरी। बांग्लादेश में तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लोकप्रिय सरकार थी, उसको गिरा दिया गया। तो फिर यहाँ तो 240 सांसदों वाली सरकार है। भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर लगातार प्रश्न उठाया गया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। आप कल्पना करिए कि अगर हिंदुओं के बजाय मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो क्या होता है इस देश का। और जब तक हिंदू मतदाता बहुसंख्यक है तब तक शायद ये धर्मनिरपेक्षता रहेगी। जैसे ही अन्यथा सिचुएशन हुई, यानी जो हिंदू बहुसंख्यक हैं वो मतदाता नहीं रहे, तो राष्ट्रांतरण होने में या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। और इसके लिए मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग विभाजन के बाद से ही प्रयासरत है। क्योंकि विभाजन के समय कुछ लोग चाहते थे कि उनको पाकिस्तान तुरंत चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं ऐसा कह रहे थे कि वो बहुत देशभक्त हैं और भारत की एकता और अखंडता मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि उनको पूरा भारत चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू की गए बीभत्स मुस्लिम तुष्करण ने इस देश को बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, इस देश का। और नेहरू द्वारा तो मुस्लिम तुष्करण की खेती शुरू कर दी, और इस खेती की फसल कांग्रेस अब तक बो रही है। और इससे आज भारत जिस दोराहे पर खड़ा हो गया है, ये कब तक बचा रहता है, ये सिर्फ समय की बात है। मेरे जैसे बहुत लोगों को लगता है कि भारत की आयु बहुत कम हो रही है, तेजी से क्षीण होता जा रहा है। 2047 में इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो परियोजना है वो तो पीएफआई ने दे दी है। अभी हाल ही में कुछ और उत्साही मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने इसको घटाकर 2040 कर दिया है। यानी उनको लग रहा है कि जिस तेजी से काम हो रहा है, जिस तेजी से भारत की राजनीतिक वर्ग उनको समर्थन दे रहा है,
उससे संभवतः गृह युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक शक्ति सामर्थ्य के आधार पर ही वो भारत पर कब्जा कर लेंगे और मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। और इसीलिए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये पीएफआई का एजेंडा है। पीएफआई का एजेंडा क्या है कि मुस्लिमों को अपने साथ हिंदुओं के, दलितों को और पिछड़े वर्गों को मिलाकर अपना राजनीतिक शक्ति सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। और एक बार अगर सत्ता उनके हाथ में आ जाती है, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, तो फिर देखेंगे कि इन दलितों का और पिछड़ों का क्या करना है। आप समझ सकते हैं क्या करना है। तो भारत पर इस्लामिक राष्ट्र बनने का खतरा मंडरा रहा है। अभी तक कांग्रेस और गांधी परिवार ये कहने से कभी नहीं हिचकता था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन अब मायने बदल गए हैं। इसका बहुत प्रचार हो गया है, मुस्लिमों को भरोसा हो गया कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी तो बता चुके हैं, अब वो हिंदू विरोधी पार्टी सिद्ध करने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। संसद से सड़क तक, सड़क से संसद तक, जहां कहीं भी होता है वो इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी बड़े मजे से बेफिक्र होकर पहुंचते हैं, जनसभाएं करते हैं। इसके पीछे धारा 370 हटाने का मोदी का साहसिक फैसला भले ही हो कि आज वो बड़े आराम से वहां जा पा रहे हो, लेकिन वो ये कहने से बाज नहीं आते हैं कि मोदी ने, भाजपा सरकार ने कश्मीरियों का हक छीन लिया है। तो यह क्या है, धारा 370 है, 35A है, और वो कहते हैं कि हम कश्मीरियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ये वही भाषा है जो कश्मीरी अलगाववादी बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान पर तब तो बोलते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो उनका समझौता भी हो गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि बाहरी लोग आकर जम्मू कश्मीर की धन संपदा पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। राहुल को इतनी समझ नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद से आज तक केंद्र सरकार ने जितना पैसा जम्मू कश्मीर को दिया है, उतना भारत के किसी भी राज्य को नहीं मिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी नहीं मिला है। और कई राज्य तो आपने देखा होगा, बिहार जैसे, वो आज भी विशेष राज्य के दर्जा के लिए बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनको कितना आवंटन मिला होगा जम्मू कश्मीर के मुकाबले, सोचने की बात है। राहुल एक और जहां जाति जनगणना के नाम पर हिंदू समाज को विभाजित करने और विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों की असुरक्षा, भारत में उन पर जुल्म और ज्यादतियां होने की खबरें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ रही है। और वो एक तरीके से गृह युद्ध का आमंत्रण कर रहे हैं, उसकी भूमिका भी तैयार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगों की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ये काम करता है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि हिमाचल में जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया जा रहा है और मुस्लिम घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी दोनों हर छोटे मोटे रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं। एक मस्जिद 4 मंजिल की खड़ी होगी सरकारी भूमि पर। ने यह भी कहा कि लैंड जिहाद और लेब जिहाद का विस्तार हो रहा है और बहुत विस्तार से वर्णन किया। ये सरकारी समीक्षा है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और किसी का पुट नहीं है जिसको ब्लेम कर सकें। और इसके बाद तो क्या हुआ, कांग्रेस के जितने मुस्लिम नेता थे उस मंत्री पर टूट पड़े, असदुद्दीन ओवैसी टूट पड़े। इनमें किसी को कुछ भी नहीं मालूम है हिमाचल के बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी राय दे दी कि मस्जिद बहुत पुरानी है और सब झूठ है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तमाम सारी चीजें की। इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में बड़ी तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया जा रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी रण जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रणनीतिक रूप से ऐसी जगहों पर बसाया जा रहा है जहां से गृह युद्ध की स्थिति से पूरे भारत पर एक साथ आक्रमण किया जा सके। ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन हो गई। लगभग पूरे भारतीय रेल ट्रैक पर आज रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों का अवैध घुसपैठियों का कब्जा है। और इस समय आपने देखा होगा कि रेल की दुर्घटनाओं में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि कोई प्रयोग किया जा रहा हो। कभी भी एक छोटे से आवाहन पर इस समुदाय के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर देने की क्षमता है। गाड़ियों में एक्सीडेंट कराना छोटी चीज है, अगर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाए भारत में तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। यात्री आवागमन रुक जाएगा, माल भाड़ा का आवागमन रुक जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हम शायद नहीं सोचते होंगे, इससे हमारी सेना का मूवमेंट भी प्रभावित होगा, आवाजाही प्रभावित होगी। और भारत की सेना तमाम सारे कैंटोनमेंट में पूरे भारत वर्ष भर में रहती है। जब भी कभी आक्रमण होगा, सेना जाती है, ट्रेन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना
कभी भी हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है। और इसलिए जो एक्सीडेंट रेलवे के हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कोई बहुत बड़ी रिहर्सल, बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो। एक चीज और हुई है कि अचानक जो विदेशी राजनयिक हैं, खासतौर से अमेरिका बेस्ड राजनयिक, जो अमेरिका के राजनयिक हैं, उनका विपक्षी पार्टियों से विभिन्न राज्यों में मिलना जुलना बहुत तेजी से बढ़ गया है। और इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु इसके उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका का कोई राजनयिक आके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मिल गया हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव से मिला हो, कहीं और मिला हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो वैसे तो ये छूट है, कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये राजनयिक शिष्टाचार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इसे सामान्य शिष्टाचार की भेंट नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास ना हो, लेकिन ये सामान्य नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और भारत के सभी राष्ट्रवादियों को बड़ी तत्परता से और समग्रता से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि देश में क्या चल रहा है। भारत को इस बेहद खतरनाक चक्रव्यूह से बाहर लाने के लिए जो भी कुछ करना है, उसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मोदी शायद इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, और जब मोदी इस चक्रव्यूह में फंसेंगे तो हिंदुस्तान इस चक्रव्यूह से बच जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सोचिए, समझिए और लोगों को जागरूक करिए। इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।